हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल है आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम और कल के एग्ज़ाम के लिए आज मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि कल के एग्ज़ाम में सीधे सीधे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी सवालों को एक बार देख कर जाना है कि जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी सवाल एक बार रिवीजन हो जाए। और इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो लाऊंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। प्लस ग्रामर के कुछ ट्रिक्स का क्वेश्चन लाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए फिर टाइम नहीं गंवाते हुए एक एक सवालों को देखते हैं। और ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए सभी को सवालों को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए फिर चालू करते हैं वीडियो को। और आप लोग क्लास को लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर सबसे पहला सवाल है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट भी सवाल है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। आपको पहले भी हम बतला चुके हैं कि यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। मतलब कि धर्म के आधार पर भारत का महत्व का बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा महत्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। इसलिए ये सब मिलजुल कर आपस में रहते हैं और ये विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि भारत में है। इसीलिए धर्मों की दृष्टि से भारत का काफ़ी अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, जो किसी भी देश में संभव नहीं होता है भारत के अलावा। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। यह भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यह सवाल तो मत समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और इस बार भी पूछने की संभावना बतलाई जा रही है। तो मनुष्य बार बार अपना नाखून इसलिए काटता है क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि मनुष्य भी पशु होते थे और अपने पशु वाली प्रवृत्ति को मनुष्य छुपाना नहीं चाहता है। उसका पशु वाला प्रवृत्ति अभी तक भी उसके अंदर निवास करता है, इसलिए वो बार बार अपने नाखूनों को काटता है। ठीक है। अगला सवाल है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे है। अगर देवनागरी लिपि का बात किया जाए तो उसके अक्षरों में स्थिरता कैसे है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग अगर पिछले सालों में जाएंगे, मतलब बहुत सारे पीछे सालों में जाएंगे, तो पता चलता है कि जैसे ही टाइप मशीन बने, छापाखाना मशीन बनी, तो अक्षर जो है वो टाइप होने लगे। जैसे अक्षर टाइप होने लगे तो उसके अक्षरों में स्थिरता आने लगी, जिसके कारण अक्षर सही सही लिखे जाने लगे। ठीक है, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख कर जाइएगा। अगला सवाल है हमारा कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यदि बहादुर का बात किया जाए तो बहादुर के बारे में आप लोग पढ़ाई किए होंगे। तो बहादुर अपने माँ के मार के कारण घर से भागा था और बहादुर की माँ चाहती थी कि वो कामकाज में हाथ बटाए, बट बहादुर का ये सभी चीज़ों में मन नहीं लगता था। एक दिन हुआ क्या, उसकी माँ के जो सबसे प्यारी भैंस थी उसको बहादुर ने मार दिया काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण वो माँ के मार के डर के कारण घर छोड़कर राते राती भाग गया। अगला सवाल है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। यदि बहादुर लेखक के घर छोड़ने की बात की जाए तो सबसे पहला कारण यह होगा कि इसके ऊपर बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया गया था, चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके साथ जो व्यवहार था वो काफ़ी गलत व्यवहार किया जाने लगा, जिसके कारण वो अंत में जाकर तंग आकर लेखक के घर को भी छोड़ देता है और सब चीज़ छोड़कर चला जाता है। आप आंसर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा परीक्षा में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। यदि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा का बात किया जाए तो सबसे पहले तो बच्चे यही चाहते थे कि मछलियों को हम लोग पालेंगे और उसको हम लोग मतलब पोसेंगे, इतना बार समझ जाइए। और उसको छोड़ना चाहते थे कुएं में डालकर, और वो नहीं चाहते थे कि मछली कटे। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी। जब लेखक ने अपने दीदी को देखा तो और एक तरफ मछली को भी देखा, तो लेखक को यही समानता दिखलाई पड़ी कि जिस प्रकार मछली छटपटा रही थी, मछली सिहर रही थी, उसी प्रकार दीदी भी रजाई ओढ़े अंदर अंदर सिहर रही थी, उनका भी शरीर पूरा का पूरा सिहर रहा था। तो मछली और दीदी में यही समानता दिखलाई पड़ी कि जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़पती है, वैसे ही दीदी का भी शरीर सिहर रहा था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज से कुछ संबंधित सवाल यहाँ पे मैं भी लाया हूँ कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव एक जगह का नाम है, तो बतला दूँ आपको कि डुमराव जो जगह है यहाँ पे नरकट नाम का एक पौधा पाया जाता है। इसी पौधे से आपकी शहनाई की जो रीड बनती है, शहनाई बनती है, वो बनती है, इसीलिए डुमराव काफ़ी अधिक महत्व रखता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। यदि गांधी जी का बात किया जाए तो गांधी जी यही कहते थे कि वह शिक्षा बेकार की शिक्षा है जिससे हमको केवल रटने को मिलता है, सीखने को नहीं मिलता है, वो शिक्षा बेकार की शिक्षा है। और गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको बोलते हैं, तो वह शिक्षा जो अहिंसक हो, अहिंसक यानी जिसमें हिंसा उनसा का बात नहीं किया जाता हो, और व्यवहारिक शिक्षा मतलब कि जिसमें हमारे सामाजिक जीवन में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, वो व्यवहार वाली बातें हो, वही शिक्षा बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी इसी को बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गांधी जी का ध्येय, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं। मतलब शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या है गांधी जी के अनुसार। तो शिक्षा का लक्ष्य गांधी जी के अनुसार यही है कि बच्चों का सही चरित्र का निर्माण हो, मतलब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका कैरेक्टर अच्छा हो, बोलने का
तरीका सही होना चाहिए, सदाचार उनके अंदर होना चाहिए। यही सारा शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक ध्येय है। ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, तो फिर मैट्रिक पास करने से कोई फ़ायदा वायदा होगा नहीं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके अंदर चरित्र सही होना चाहिए, तभी आप पढ़े लिखे इंसान कहलाएंगे। तो गांधी जी का यही मानना था शिक्षा का असली लक्ष्य। इसके बाद आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो क्वेश्चन बैंक के भी सारे क्वेश्चनों को पढ़ जाएँ। क्वेश्चन बैंक के किन किन क्वेश्चनों को पढ़ना है, 2000 इसके पहले आए हुए 2024 से लेकर कम से कम 2025 तक के सवाल को देख जाना है। हालांकि पूरे सवालों को देख जाइएगा एक बार, सही रहेगा। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाऊंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला सवाल है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो कवि का बात की जाए तो कवि गुरु नानक देव जी यही कहते हैं कि राम नाम बिना जगत में जन्म लेना जो है वो व्यर्थ है, मतलब कि बेकार ही है। इसको अपने भाषा में थोड़ा सा लमरा कर लिख लीजिएगा, हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी की बात की जाए तो वाणी जो होती है वो राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, मतलब कि यदि राम का नाम नहीं लेंगे तो वाणी जो होता है वो एक विष के समान हो जाता है। अगला सवाल है, कविता से ही सवाल है, कवि ने माली और मालिन किससे कहा। तो कवि यही बोलते हैं कि प्रेम बाग के माली मालिन द्वंद्व, यानी कि भगवान कृष्ण को माली बोलते हैं और राधा मैया को मालिन कहा जाता है कवि के अनुसार। ठीक है, जिस प्रकार प्रेम के बाग को भगवान कृष्ण सींचते हैं और राधा जी सींचती हैं, उसी प्रकार इनको माली और मालिन का दर्जा दिया गया है लेखक के अनुसार। अगला सवाल है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। कवि का अभिप्राय, मतलब कृष्ण को चोर कहने के पीछे कवि का क्या मतलब है। तो कृष्ण को चोर इसीलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार भगवान कृष्ण सभी के मन को चुरा लेते हैं, ठीक है, सभी के चित्त को चुरा लेते हैं, उसी के अनुपलक्ष्य में इनको चोर कहा गया। ये नहीं लिखेंगे कि ये माखन चुरा लेते थे, हालांकि माखन चुराने से भी इनको चोर कहा जाता है, लेकिन इसका मेन आंसर होगा ये चित्त को चुरा लेते थे, इसलिए इनको चित्त चोर कहा जाता है। दो सवाल बन सकते हैं यहाँ से, या तो भगवान कृष्ण को चोर क्यों कहा जाता है, नहीं तो दूसरा सवाल सीधा पूछेगा भगवान कृष्ण को चित्त चोर क्यों कहा जाता है। तो ये चित्त को, मन को चुरा लेते थे, इसलिए इनको चित्त चोर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख कर जाइएगा और क्वेश्चन बैंक के सभी सवालों को भी देख कर जाना है। इसके अलावे भी ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों। तो आप सभी कवि घनानंद के बारे में पढ़े होंगे कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि सुजान उनके यदि आंसुओं से भीगेगी तो इनकी याद उसको आएगी और तब जाके इनके प्रेम का उसको एहसास होगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक पूछ सकता है कि सुजान किनकी प्रेमिका का नाम था, तो बतला दीजिएगा आप लोग, घनानंद के। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लाऊंगा कम से कम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है। यदि भारत में भारतीयता का बात किया जाए तो कवि यही सोचते हैं, प्रेमगंज जी यही लिखते हैं, ये स्वदेशी पाठ का है कि भारत के लोगों के अंदर जो भारतीयता है वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। लोग विदेशी व्यवहार को, विदेशी कपड़ा, विदेशी भोजन को अपना रहे हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर से भारतीयता गायब होती जा रही है और यह चीज़ काफ़ी गलत है। हमें स्वदेशी को ही अपनाना चाहिए। अगला सवाल, नेताओं के बारे में कवि की क्या अभिप्राय है। तो बात की जाए नेताओं के बारे में, कवि यही कहते हैं कि यहाँ के जो नेता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत आदमी होते हैं, क्योंकि अपने देश की जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा से हट जाते हैं और फिर देश को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और जिन लोगों से अपनी धोती भी नहीं संभाली पाती हैं वो भी देश को संभालने के लिए निकल पड़ते हैं। मतलब कि लोग अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं है, और चल देते हैं नेता बनने। आजकल मैट्रिक फेल भी नेता बन रहे हैं लोग। ठीक है, तो यही सवाल था, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके लिए मैं लेकर आया था। इसके अलावा भी आपको यही सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी सवाल हैं, ठीक है, 2024 से लेकर कम से कम 2025 तक का सवाल, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज़ भी लाऊंगा, ग्रामर का भी कुछ क्वेश्चन ला दूंगा आज से लेकर कल तक के बीच में सुबह तक, तो उसको भी देख कर ही जाइएगा और पूरे चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ चीज़ों का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बतला दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।